ITV नेटवर्क का शौर्य सम्मान 2025 का समारोह जो है वो जारी है और अब मंच पे एक बेहद ख़ास अभिनेता पहुंच गए हैं। जी हाँ, जो इस प्रदेश से ही नाता रखते हैं, बनारस में जन्मे, मुंबई में अब अपना डंका बुलंद कर रहे हैं, देश भर में इनकी चर्चाएं हैं, इनकी फिल्म भी शीघ्र गति से आने वाली है बड़े पर्दे पे, उस पर भी चर्चा करेंगे, इनकी ज़िंदगी पे चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ विनीत कुमार सिंह की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो विनीत बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज आपको एक बहुत खास पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पुरस्कार से आपको सम्मानित आज किया। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर खिताब का टाइटल आपको दिया गया है इस साल। क्या कहेंगे इस अवार्ड के बारे में, योगी जी के बारे में जिन्होंने आपको ये दिया? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ITV और आप सभी लोगों ने ये कॉन्क्लेव बहुत ही खूबसूरती से सजाया है और मैं सुबह से देख रहा हूँ सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली जा रही हैं। पुरस्कार के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी आप कुछ काम करते हैं, मैं सिर्फ कलाकार की बात नहीं करता, किसी भी क्षेत्र में जब भी कोई कुछ बेहतर काम करता है और उसे पुरस्कार मिलता है तो ये कहीं ना कहीं बहुतों को हौसला देता है जो अपने क्षेत्र में कहीं अंधेरे में कोशिश कर रहे हैं, अभी लोगों की नज़र नहीं पड़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सुबह मैं एक्चुअली ये भाव मेरे मन में आया था कि अक्सर मुझे आदत है ये देखने की कि ऐसे कार्यक्रम लेट हो जाते हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी 10 बजे का वक्त मुझे दिया गया था और वो 10 बजे यहाँ थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिना इसके लिए बहुत बड़ी बात है, अद्भुत है और देखा नहीं जाता अक्सर। बिना कहे एक संदेश जाता है कि वक्त कीमती है और पद उनका बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़े प्रदेश की है, तो हर मिनट बहुत कीमती है और मैं इस चीज़ के लिए उनका धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं जहां कार्यक्रम लेट से शुरू होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो शौर्य सम्मान है उस पे आप क्या कहेंगे? हम जो देश के वीर सपूतों को आज नमन कर रहे हैं इस मंच के ज़रिए, उनके परिवारजनों को सम्मानित कर रहे हैं, बहुत से ब्रेव पुलिस ऑफिसर्स को गैलेंट्री अवार्ड्स से नवाज रहे हैं, इस आयोजन पे आप, जिसका 1 दशक पूरा हो चुका है, क्या कहेंगे? बहुत मतलब आप लोगों को धन्यवाद कि आपने इस तरीके से चीज़ों को देखा है और 10 साल से सतत इस चीज़ को जारी रखा है। मेरी शुभकामना है कि आगे भी इसे ऐसे ही जारी रखें। मैं यहीं बैठा था और जब उन वीर जवानों के परिवार के लोग आके पुरस्कार पा रहे थे, बीच में एक पल आया था जब ऐसा दिल पे कुछ हो रहा था, क्योंकि उनका आना, पुरस्कार लेना और जाना, कोई है जो उनके परिवार का चला गया। किसके लिए चला गया? हम जो यहाँ चैन से बैठ के बात कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका योगदान है। जो लोग 24 घंटे सीमाओं पे या अपनी ड्यूटी पे डटे रहते हैं और अपना काम ईमानदारी से जब करते हैं तो उसका असर हमारी ज़िंदगी पे आता है। हम अपने ऑफिस इत्मीनान से जा पाते हैं, हमारे घर की बहन, बेटियां, माँ खुशी से बिना इस बात की चिंता किए घर से बाहर निकलती हैं अपने काम के लिए कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे ये वही वीर लोग हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो उनको नमन। मैं तो पर्दे का हीरो हूँ, वो असली हीरो हैं। तालियां इस भावना के लिए। और हम देख रहे हैं अब आपने भी वर्दी धारण कर लिया है, आपकी एक नई फिल्म आ रही है, शुक्रवार को ही रिलीज़ हो रही है, उसमें आप पुलिस अफसर बन गए हैं। तो ज़रा इस फीलिंग को आप बताइए कि कैसा लगा आपको वर्दी धारण करके इस फिल्म के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। और फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर है, किताब पर बेस्ड है, उस किताब की भी बहुत चर्चाएं हुई, तो थोड़ा बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। फिल्म का नाम है मैच फिक्सिंग
और जैसा नाम है, पहला ख्याल ये जाता है कि किसी खेल की मैच फिक्सिंग की हम बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल किसी खेल की मैच फिक्सिंग की बात नहीं है। ये सम हाउ पॉलिटिकल और दो नेशन के बीच में किस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं, जिसमें एक आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर की पूरी ज़िंदगी इधर से उधर हो जाती है। तो ये एक फिक्शन है, फिक्शनल वर्क है। एक बुक है द गेम बिहाइंड सैफरन टेरर, जिसे आर्मी के ही रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर ने लिखा है, कन्वर खटाना जी। उनकी किताब पे बेस्ड है ये फिल्म मैच फिक्सिंग। 10 जनवरी को थिएटर में आ रही है। और हमेशा से मेरे पिताजी मैथमेटिशियन हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स अभी भी पढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आता इतना क्यों पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। ज़िंदगी में हमेशा उन्होंने यही सिखाया कि 2 + 2 = 4 होता है, 4.1 नहीं होता। तो जीवन में कभी भी इस तरीके का प्रयास करते अगर उन्होंने हमें पाया है तो सज़ा मिली है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ 2 + 2 = 200 के आगे चले जाना चाहते हैं लोग। तो मुझे लगता है वो एक ख़तरनाक रास्ता होता है। ये मैच फिक्सिंग हमेशा से ना मुझे एक सपना रहा कि यूनिफॉर्म पहनूं, आर्मी का यूनिफॉर्म पहनूं। तो रियल लाइफ में ना सही, रियल लाइफ में मुझे आर्मी की वर्दी पहनने का मौका मिला है। और जो मेरा किरदार है अविनाश पटवर्धन, ये आर्मी के इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते हैं। तो इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते इनको फील्ड में अंडर कवर ऑपरेशंस करने होते हैं। तो कई बार वो कहीं कुक के तौर पे कहीं काम कर रहे होते हैं, कहीं किसी और तौर पे काम कर रहे होते हैं। उनकी रियल आइडेंटिटी लोग नहीं जानते, लेकिन जिस मकसद से वो वहाँ आए हुए हैं और काम कर रहे हैं, जब वो वक्त आता है तो वो अपने कवर को ब्लो करते हैं। मैं जब कश्मीर में शूट कर रहा था तो उस समय अंडर कवर वाला पोर्शन शूट हो रहा था। तो मेरा किरदार बावर्ची बन के कहीं काम कर रहे हैं। तो शूट करते समय ये एहसास हुआ कि अगर मुझसे यहाँ कोई गलती होती है तो मेरे पास सेकंड टेक है। लेकिन इस समय जो भी लोग कहीं अंडर कवर किसी ऑपरेशन में हैं उदय जी, अगर उनसे कोई भूल हो गई और अगर उनका कवर जाने अनजाने में एक्सपोज हो गया तो उनको दूसरे टेक का मौका नहीं मिलता। तो ये एहसास मुझे उस वक्त हुआ और ये समझ में आया कि कितनी जिम्मेदारी का काम है। तो हम लोगों ने कोशिश की है एक अलग तरह की कुछ कहानी कहने की। बाकी आप देखिएगा और बताइएगा। जी बिल्कुल। और हम देख पा रहे हैं कि सैफरन टेरर का भी जिक्र है पोस्टर पर। तो ये बड़ा अद्भुत एक दौर था। आज सनातन के ऊपर कितनी चर्चा हो रही है देश भर में, आज के मंच पे भी। मगर ये भी एक दौर था जो शायद फिल्म में दिखेगा भी, जब सनातन को आतंकवाद से भी जोड़ा गया, भगवाकरण को आतंकवाद से भी जोड़ा गया। मैंने अभी दिल्ली में बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए और मैंने ये बोला भी कि सैफरन ये जो रंग है, ये रंग मैंने देखा है जब मैं छोटा था। मेरी माँ जब पूजा करती थी, आप ये माइक ले लीजिए। ये सैफरन जो रंग है, मैंने बोला भी कि बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि मेरी माँ जब पूजा करती थी, हम लोग भी नहाने के बाद जब पूजा स्थल पे बैठते हैं तो वहाँ ये रंग मैंने देखा है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो संकट मोचन मंदिर में जब मैं दर्शन करने जाता हूँ तो वो जो तिलक अपने हाथ से मैं अपने माथे पे लगाता हूँ, या मेरा कोई मित्र या मेरे पिताजी मुझे लगाते रहे हैं, या मैं अपने परिवार के लोगों के लिए दर्शन के बाद वो कागज़ उसे धोने के जो पत्ता होता है वो लेके घर आता था, घर के हर सदस्य को तिलक लगाता था। तो मेरे लिए सैफरन शांति से जुड़ी हुई चीज़ है, मेरे लिए सैफरन श्रद्धा से जुड़ी हुई चीज़ है, मेरे लिए सैफरन पवित्रता से जुड़ी हुई चीज़ है। तो मेरी सारी यादें इस भाव से जुड़ी हुई है। तो मुझे सैफरन टेरर ये अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये क्या चीज़ है।
मैं इस चीज़ को बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा मुझे ये याद आता है कि मेरे पूजा घर में जो हनुमान जी की मूर्ति रखी है, उनके बदन पे जो रंग है, ये वही तो रंग है। मैं उन हनुमान चालीसा में पढ़ता हूँ तो ये मन मानने को ही नहीं तैयार होता कि ये कैसे हो सकता है। तो मेरे लिए ये पवित्रता का रंग है, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि ये क्या आपके जिद्दीपन का प्रतीक था, ये क्या आपके कला का प्रतीक था, या ये आपके रिजॉल्व का प्रतीक था कि आपको एक सोलो हीरो फिल्म ही करनी थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? ये क्या आपका यूपी में जो हम देखते हैं जो एटीट्यूड और जो क्या कहते हैं डिटर्मिनेशन होता है यहाँ के लोगों में, वो था कि आपने कहा अगर फिल्म मिल नहीं रही है किसी के जरिए तो खुद ही लिख लेता हूँ फिल्म और मैं ही रहूँगा? और मैं बताऊं कौन सी फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ? मुक्काबाज का। ये लिखा इन्होंने ही है और अभिनय तो खैर इनका हमारे एंकर ने भी चर्चा कर ही ली है। जब हाउ डिड दिस हैपन एंड व्हाट डू यू एट्रीब्यूट इट टू? मैं जब मुंबई गया था, ये बात है सन 2000 के आसपास की, तो मेरे बैग में कुछ सामान था और सपना था। वो सामान आज कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन वो सपना मेरे साथ जिंदा रहा है और आज भी जिंदा है। और जब सपने देखने हैं तो बड़े सपने देखिए, जीवन एक ही है, छोटा सपना क्यों देखना। तो मेरा सपना हमेशा से बड़ा रहा और सही तरीके से उसे पाने की जिद रही, खुद को इवॉल्व करता रहा, सीखता रहा। सन 2013-14 की बात है, जब गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई थी, अगली, बॉम्बे टॉकीज़ हो गई थी, ये सारी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गईं, बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में गईं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए नॉमिनेशंस मिले, अवार्ड मिले, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरे सपने के आसपास कुछ नहीं होता था। तब मैंने जिद पाली कि कोई बात नहीं, लोग अगर मेरे लिए ये नहीं सोच रहे हैं तो मैं तो सोच सकता हूँ, मुझे किसने रोका है। तो मैंने अपनी बहन के साथ, मेरी बहन का नाम है मुक्ति सिंह श्रीनेत, मुक्ति और मैंने तय किया कि खुद के लिए फ़िल्म लिखेंगे। तो फिल्म लिखी और बाहर निकला, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेज जाना शुरू किया। मेरी शर्त ये होती थी कि अगर ये फिल्म बनानी है तो हीरो मैं हूँ, और अगर इस पे कोई बात आप करेंगे तो ये कंडीशन नॉन नेगोशिएबल है। तो चाय पीता हूँ और चलता हूँ। तो ये जिद थी। तो एक फिल्म लिखने और ये फेज़ की कोई प्रोड्यूसर आ जाए, कोई डायरेक्टर आ जाए, तो ये सब कुछ मिला के शूट करके मुझे लगता है 5-5.5 साल मेरी ज़िंदगी के इस फिल्म पे लगे। और जब वो फिल्म हुई तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी के 10 साल मुझे इस एक फिल्म ने लौटा दिए। बहुत सारी आज़ादी मिली, एक अलग तरह की पहचान मिली, और अब लोग ये मानते हैं कि भाई ये अगर बोल रहा है विनीत कि ये चीज़ मैं करूँगा तो ये करेगा। सही बात। आप बोलते बहुत अच्छा हैं और लिखते भी बहुत खूब हैं, जैसे आपने अभी चर्चा की, मगर क्या आप सुनाते भी अच्छा हैं? क्या कोई कविता आज इस अवसर पर सुनाना चाहेंगे? कुछ मन में आ रहा है आज ख्याल? अब गाने तो लिखे हैं मैंने, मेरी फिल्म अगली में भी गाना लिखा है, वास्तव की सीक्वल थी उसमें भी एक गाना लिखा था, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक गाना लिखा है, वो बाहर भी है। मैं एक किताब है, सभी जानते होंगे, साहित्य जगत में बहुत बड़ा नाम है उनका, कवि रामधारी दिनकर सिंह। तो दिनकर जी की एक कविता है जो तृतीय सर्ग की है, कृष्ण की चेतावनी। थोड़ी बड़ी है, कोशिश करता हूँ जितनी लाइनें आएंगी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये उस समय की बात है जब पांडव, इनका वनवास पूरा हो गया था और अब समझौते की बात थी, और भगवान कृष्ण स्वयं जो है दूत बन के आए थे। तो जो कहा जाता है ना इमीडिएटर, इमीडिएटर का दर्जा बहुत बड़ा होता है। भगवान कृष्ण दूत बन के आए थे, एक तरीके से आप कहिए इमीडिएटर। तो प्रस्ताव लेके आए थे पांडव की तरफ से कौरवों की सभा में।
वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हूं तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति घनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वह निप्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय। कमाल है, कमाल है, कमाल है, अद्भुत। और जो बुलंदी से लोग आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उससे ही हम एहसास कर सकते हैं कि कितना प्यार आपको मिलता है देश भर से। ये कैसे सीखा आपने?
अद्भुत है। मैं तो कुछ पूछना ही नहीं चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि एक और कविता सुना दीजिए आप। ये ना हमारे यहाँ बहुत सारा साहित्य है, एक से एक महान लोग हैं, अद्भुत रचनाएं करके गए हैं। आप जाइए, टटोलिए, थोड़ा अंदर जाइए, कोशिश करिए। आपको जीवन में ना, आप जिस भी उम्र में हैं, जिस भी पड़ाव में हैं, जिस भी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप अगर पीछे पलट के अपनी चीज़ों को टटोलेंगे तो आपको कोई ना कोई उपाय ज़रूर मिल जाएगा, हिम्मत ज़रूर मिल जाएगी। और अक्सर यही होता है। देखिए, हम सब लोग माँ के गर्भ से निकले हैं। एक बार माँ के गर्भ में होने का एहसास करके देखिए। 9 महीने जहाँ अपने पैर को ठीक से खोल नहीं सकते, 9 महीने जहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं कर सकते, सिर्फ आप घूमते हैं। बहुत खुश होते हैं तो उसमें घूमते हैं तो कहा जाता है बच्चा पलट गया है, या बच्चा करवट ले रहा है, या बच्चा लात मार रहा है। तो अगर आप लात भी मारते हैं तो माँ का पेट होता है, वहाँ कितना अंधेरा होगा। एक बार इमेजिन करके देखिए, माँ आपको पालती है, आप बाहर आते हैं, इस दुनिया में पहली आवाज़ आपकी आती है, आप सुनते हैं, महसूस करते हैं, चीखते हैं। तो अगर आप वो लड़ाई इतने कोमल होने के बाद भी लड़ के बाहर आ सकते हैं, तो ऐसी कौन सी लड़ाई है जिसे आप लड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। एक दो और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जिसके बाद हम इस सेशन का अंत करेंगे। एक तो अब उत्तर प्रदेश लौट के कैसा महसूस करते हैं आप? यहीं से आप जन्मे थे, अब मुंबई ही नहीं पूरे देश में आपका डंका जो है बज रहा है। मगर जब आप यूपी लौटते हैं, घर लौटते हैं, आज बनारस में तो नहीं है जो आपका वाकई में घर है, मगर निकट है, तो क्या महसूस करते हैं आप? जब भी उत्तर, पहले फ़ोन मत जाने देते हैं। जब भी उत्तर प्रदेश में आता हूँ तो ऐसा ही लगता है कि घर वापस आया हूँ। और जब आप घर आते हैं तो आपका एहसास बहुत ही ख़ास होता है। और बहुत सारे मित्र हैं लखनऊ में मेरे, बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं लखनऊ में मेरे, बहुत सारी यादें हैं लखनऊ में मेरी। और लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत घूमा हूँ और हर जगह गया हूँ। हर चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस्तेमाल भी किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत कुछ कर्ज है इस जगह का मेरे ऊपर। तो अगर प्रभु ने कभी जीवन में कोई मौका दिया तो मैं चाहूँगा कि जितना लौटा सकूँ लौटाऊँगा। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आप क्या कहेंगे, आज जो मुख्य अतिथि थे इस मंच पे जो आए? मैंने वो दौर देखा है, मुझे किसी और से सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो दौर देखा है जब आप असुरक्षा महसूस किया करते थे, जब आप एक व्यापारी, जब उसकी दुकान कुछ बेहतर चल पड़ती थी तो अचानक कोई आ जाता था कि हमें भी चाहिए। अगर किसी कॉलोनी मोहल्ले में कोई लड़की बाहर निकला करती थी तो ये ख़तरा बना रहता था कि वो बिना परेशान हुए क्या अपने घर वापस आएगी। और अगर कहीं वो लड़की खूबसूरत है तो वो खूबसूरती जिसे सम्मान समझा जाना चाहिए उस लड़की के लिए वो कई बार दुर्भाग्य बनते मैंने देखा है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। और ये प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ जो ऑफिशियली अभी तक है, अभी संख्या और ज़्यादा होगी। 23 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर संख्या के आधार पे आप देखने जाएंगे पूरी दुनिया में तो मुझे लगता है कि 1 से 10 के बीच में उत्तर प्रदेश ही आ जाएगा कई देशों के हिसाब से। तो इतने बड़े प्रदेश को संभालना करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोविड में 2021 की बात बता रहा हूँ, मैं बनारस में था, हम लोग शूट कर रहे थे प्रतापगढ़ में, मुझे कोविड हो गया और उसके बाद वो वाला फेज़ आया जो काफ़ी ख़तरनाक था। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वहाँ से निकल के आज रूबरू हैं एक दूसरे से। मैंने उस वक्त में देखा था, मैंने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी जो कर सकूं। मैंने देखा था मुख्यमंत्री जी को, वो
छोटे छोटे शहरों को विज़िट कर रहे थे। बड़ी हिम्मत चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आपके पास एक पूरी व्यवस्था है। अगर आदेश आएगा तो हर ज़िले में जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वो अपना अपना काम करेंगे, तो ज़रूरत नहीं है जाने की। लेकिन मैंने देखा है कि उस वक्त में मुख्यमंत्री जी करीब करीब सभी ज़िलों में छोटे छोटे गांवों तक जब उनको जाते देखता था तो ये लगता था कि ये एक संदेश है, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि जब कोविड हुआ था तो ये नहीं देखता कि किसे हो रहा है, सबको होता था, जो मनुष्य है उनको हो रहा था। तो उन्होंने कई मौके पे ऐसी मिसालें रखी हैं और अपराध को किस तरीके से लगाम दिया है ये तो हम सब देख ही रहे हैं। महाकुंभ का भी आयोजन होने वाला है बहुत जल्द। महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे? 12 साल में एक बार होता है, विश्व भर की नज़रें अब यूपी पर होने वाली हैं, प्रयागराज पे खास करके। जैसे नाम जो पहला शब्द आता है ना, महाकुंभ, तो ये अपने आप में अलौकिक, आध्यात्मिक, अद्भुत एक नक्षत्र है जिसमें महाकुंभ आता है। ये जो वक्त आता है जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, जो नीचे नहीं आते वो लोग भी आते हैं। बहुत ही एक अद्भुत सा ये वक्त होता है। मुझे लगता है, मैं खुद भी चाहूँगा कि मैं वहाँ जाऊँ और डुबकी लगाऊँ। मैं तो बनारस का ही रहने वाला हूँ और वहाँ तो जयकारा ही लगता है। आप लोगों के साथ भी लगाना चाहूँगा। हर हर महादेव। We'll end with a rapid fire segment. तो पहले तो फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन आपका क्या है? बनारस। घर भी है, हॉलिडे डेस्टिनेशन भी? बनारस मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज बनारस दुनिया भर से लोग आते हैं और बनारस में मैं जितना घूमता हूँ मुझे लगता है इस बार कुछ नया पता चला। और बनारस मैं आता हूँ, जब मेरा संघर्ष का दौर था तो ये बड़ी अजीब सी बात है लेकिन मेरी सच्चाई है। मैं बनारस को मानता हूँ, जैसे सबके पास मोबाइल है तो आप चार्ज करते हैं मोबाइल, तो मैं खुद को चार्ज करता हूँ मेरे शहर में जाके। बनारस जाता हूँ, वक्त बिताता हूँ और खुद को नए तरीके से पाता हूँ जिसमें नई ऊर्जा का संचार है, और फिर से जाके उस नदियों के शहर से समंदर के शहर में जाके भिड़ जाता हूँ। तो जब दौर कठिन चल रहा था तो मैं स्मशान घाट में जाके बैठता था, और क्योंकि मेरे पास जो सवाल आते थे लोगों के, उदय जी, उसके जवाब नहीं थे। सिर्फ मेरे पास नहीं आते थे, मेरे पिताजी से पूछा जाता था, मेरे परिवार के लोगों से पूछा जाता था कि अरे डॉक्टर साहब, क्योंकि शादी है, सामाजिक लोग हैं, जाएंगे ही, तमाम फंक्शन है, मुलाकात होती है और मज़ा लेने वाले भी लोग तो होते ही हैं आपके आसपास। तो मेरे पिताजी से एक सवाल अक्सर पूछा जाता था कि अरे डॉक्टर साहब, आपका लड़का 10 साल से मुंबई में है, कुछ करेगा या ऐसे ही बुला लीजिए वापस? अच्छा बताइए कर क्या रहा है? तो ये सवाल मेरे पिताजी को कितना दुख देता था इसका एहसास तो मुझे था, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन मुझे बताते थे, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि जब तक काम नहीं मिलेगा तो मैं क्या ही जवाब दूं, और कब काम मिलेगा ये पता नहीं। आईएएस बड़ी जॉब है। आईएएस की अगर आप तैयारी करते हैं तो 4 अटेम्प्ट मेरे समय में मिला करते थे, अभी का क्या है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। 4 अटेम्प्ट के बाद अगर नहीं हुआ तो कम से कम लाइफ में एक क्लैरिटी तो है कि अब ये गली नहीं जाना। मेरे काम में जीवन का आखिरी साल भी अगर चल रहा है तो आपको ये नहीं पता होता कि होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो ये लड़ाई हो सकता है पूरे जीवन भर चले और आपको कुछ ना मिले। तो वो सवाल जो था मेरे पिताजी के लिए, वो एक दंश के जैसे था। प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया कि बिना बोले उस सवाल का उत्तर उन सभी लोगों को मिला जिन्होंने मेरे पिताजी से ये सवाल मज़ा लेने के लिए पूछा था। और अब वही लोग अपने बच्चों को घर लाते हैं, पिताजी के पास आते हैं, तो मुझे भी मज़ा आता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा गाइड करिए ना, विनीत से थोड़ा बात कराइए ना कि कैसे क्या हो। और मैं मदद करता हूँ, मैं नफ़रत के भाव नहीं रखता कि उसकी जगह नहीं है। अगर वही कहावत याद आ रही है ना। और जो मैं स्मशान घाट में जाके बैठता था ना, उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। वहाँ जाके बैठता था और 1 घंटे में काफ़ी सारी राख उड़ के आती थी मेरे ऊपर भी,
और मैं देखता था डेड बॉडी और ये सोचता था कि गुरु ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कहीं भी पहुंच जाऊं, कुछ भी हो जाए, आना यहीं है, डरना किससे, चलो। और यही भावना की वजह से आज आप विनीत कुमार सिंह बने प्राइड ऑफ उत्तर प्रदेश और इस शौर्य सम्मान पुरस्कार के विजेता। मगर रैपिड फायर पर लौटते हैं। ये थोड़ा रैपिड नहीं मगर बहुत ही फायर हो गया। मगर फेवरेट क्विजीन? दाल चावल आलू की भुजिया। वाह। और खुद भी बहुत अच्छा बनाता हूँ जी। बनारस में कोई ऐसा स्थान जो आपका सबसे खास है, नज़ारों की वजह से या स्वाद की वजह से? नज़ारों की वजह से मणिकर्णिका घाट, स्वाद की वजह से एक वाटिका प्रिजेरिया करके एक जगह है जहाँ पे जाके कुछ कुछ चीज़ें मंगा के खाता हूँ। बाकी तो बनारस में सुबह सब्जी टूटती है, 3 घंटे मंडी में होती है, तो कुछ भी उठा लीजिए, भिंडी, परवल, बैगन, नेनुआ, लौकी, कुछ भी उठाए, सब में स्वाद ज़्यादा ही रहता है। आप बहुत से लोगों के प्रेरणा बन चुके हैं, आपके लिए प्रेरणा कौन है, प्रेरणा स्रोत? मेरे पिताजी, जिसने ये सवाल दशक से ज़्यादा झेला है, वो आज भी मुझे बोलते, उस समय भी बोलते थे कि बेटा हारियो न हिम्मत, बिसारियो न हरि नाम। तो हरि का आशीर्वाद रहा, हिम्मत मेरे पिताजी देते रहे और हो गया। असल जिंदगी में सनातन और धर्म का महत्व? मनुष्य जब खड़ा नहीं हो पाता था, जब मनुष्य चलते चलते, मतलब 4, जिसे आज हम हाथ कहते हैं, वो भी पैर की तरह हुआ करते थे, जब धीरे धीरे खड़ा हुआ, बुद्धि कंधे के ऊपर आई, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ही हम किया करते थे जो जानवर के जैसी थी। धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए। जब इवॉल्व हुए तो हमने तमाम चीज़ें खोजी। उस खोज में सनातन इवॉल्व हुआ। तो सनातन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अचानक एक लिमिटेड फॉर्मेट में बन के किसी ने आपको दे दी। सनातन हर जनरेशन ने मिल के बनाया है। सनातन एक जीवन शैली है। सनातन कभी ये नहीं बोलता कि इवॉल्व मत हो। सनातन हमेशा आपको राह देता है कि कुछ और प्रकाश ले आओ, अगर तुम ला सकते हो तो सनातन ये है। धर्म हमें जीना सिखाता है, सनातन हमें जीना सिखाता है। और ये 2 ऐसे शब्द हैं जिसमें मुझे लगता है मैं बहुत छोटा हूँ कोई टिप्पणी कर सकूं, लेकिन मैं खुद अपनी बात जो इतनी देर से आपसे शेयर की, मुझे ये हिम्मत कहाँ से मिली? मुझे ये हिम्मत जूझ पाने की, कुछ कर पाने की, कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों से मिली। मैं तो जब कहीं अटक जाता हूँ, फंस जाता हूँ, तो बैठ के हनुमान चालीसा शुरू करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि उससे क्या होता, लेकिन ये मालूम है कि मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। जिंदगी में कोई पछतावा, कोई रिग्रेट अब तक? होता है, बहुत सारी गलतियां आप करते हैं, पछतावा होता है। ये नहीं बोलूँगा कि मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। कई बार मैं तो छोटी छोटी चीज़ों का भी पछतावा किया हूँ कि जब छोटा था और कहीं मिठाई मिला करती थी किसी छोटे फंक्शन में और मैं पीछे रह जाता था, तो पछतावा इस बात का होता था कि मेरी कद काठी थोड़ी सी होती तो वो मिठाई और समोसा मुझे मिलता। तो मैं इतना छोटा छोटा भी पछतावा किया हूँ और बड़े बड़े भी पछतावे हुए हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको सिखाती हैं। जब आपकी कद काठी कहीं छोटी पड़ती है और आप नहीं कर पाते हैं, तो आपका दिमाग चलना शुरू होता है। और दिमाग इतनी ताकतवर चीज़ है कि आप एक अलग तरह की व्यवस्था बना सकते हैं जो हज़ारों करोड़ों लोगों के काम आ सकती है। तो पछतावा अच्छा है अगर आप उससे कुछ सीखने को तैयार हैं। आप अगर अपने 18 उम्र की विनीत कुमार सिंह को कोई सलाह देते तो क्या होता? बहुत सारी सलाह देता, क्योंकि मैं बहुत सारे पछतावे करके यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत गलतियाँ की हैं मैंने, बहुत सारे ऐसे लोगों पे भरोसा किया मैंने। मैं मुंबई जब गया था तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि लोग वहाँ ये बोलते थे कि अच्छा विनीत आता हूँ, तो मुझे लगता था ये लौट के आएंगे और मैं वहीं रहता था घंटों। इसलिए नहीं, इसलिए कि वो लौट के आएंगे, मैं चला जाऊँगा
तो वो परेशान होंगे। और जबकि ये वहाँ एक कहने का तरीका है कि अच्छा विनीत मैं आता हूँ मतलब मैं चला। तो मैंने ऐसी चीज़ें सीखी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उदय जी। और तो 18 साल के विनीत को काश कोई ये बता पाता कि विनीत इतना भावुक मन अच्छा नहीं है। काश कोई ये बता पाता कि 2+2=4 हर जगह मत करो। काश कोई ये बता पाता कि विनीत जिन लोगों पे भरोसा कर रहे हो सिर्फ मानो समझ के भरोसा करना बंद करो। काश कोई ये बता पाता कि विनीत ये वो रास्ता है जिससे तुम वहाँ पहुँचोगे जिस मंजिल के लिए तुम्हें शहर में आए हो। काश कोई ये बता पाता ये वो लोग हैं जो तुम्हारा हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे। काश कोई ये बता पाता कि तुम्हारा वक्त इस काम में कैसे बचेगा। मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैं ना तो NSD से हूँ ना FTII से हूँ। मुझे ईश्वर ने एक रोशनी दी, एक विचार दिए, एक हिम्मत दी और मैं जूझ के एक एक कदम चला हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। मतलब मुझे जब मेरी फिल्म भी करनी हुई तो मुझे लिखना पड़ा, तो उसके गाने भी लिखे। लेकिन परमात्मा जो करते हैं ठीक करते हैं। किसी वजह से उन्होंने किया होगा, वो शायद आगे जाके कुछ अनफोल्ड हो। उम्मीद करते हैं कि मैच फिक्सिंग भी एक और हाई पॉइंट हो आपके करियर के लिए, जो आपकी आने वाली फिल्म है। मगर अब तक करियर में सबसे खास परफॉर्मेंस, कोई खास रोल है व्हेन यू लुक बैक? ये तो आप लोग तय करिए। मैं हमेशा कुछ नया प्रयोग करता हूँ, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, चाहे वो अगली हो, चाहे वो बॉम्बे टॉकीज़ हो, चाहे वो मुक्काबाज हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रंगबाज हो, एंड सो ऑन। अब इस साल मेरी 7 फिल्में आने वाली हैं। सबसे पहले मैच फिक्सिंग, फिर छावा आएगी जो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है। विक्की कौशल ही इज़ प्लेइंग छत्रपति संभाजी महाराज। मैडॉक फिल्म्स ने जिन्होंने स्त्री बनाई है, दे आर द प्रोड्यूसर्स। लक्ष्मण उतेकर सर, ही इज़ द डायरेक्टर। उसके बाद सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव आएगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी धूम मचा रही है ये फिल्म। रीमा कागती ने डायरेक्ट की है। रीमा कागती के साथ मैंने गोल्ड भी की थी। फिर आएगी जाट जो मैत्री मूवी मेकर्स, दे आर द प्रोड्यूसर्स। जिन लोगों ने पुष्पा बनाई है, तो मैत्री मूवी मेकर्स एंड पीपल मीडिया फैक्ट्री। गोपीचंद मिलेनियनी, ही इज़ द डायरेक्टर। उन्होंने 6 सुपरहिट फिल्में दी हैं साउथ में। ये हिंदी फिल्म है और इसकी खास बात यह है कि ये सनी देओल के सर के साथ कर रहा हूँ। उनकी फिल्में मैंने ब्लैक में भी खरीद के देखी हैं जब उनके साथ स्क्रीन शेयर करता जो पहला दिन था, खूब सारी बातें होती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर एक मेरा शो है जिसे कबीर खान सर ने प्रोड्यूस किया है, वो एज अ लीड, वो मुझे लगता है अप्रैल से जून जुलाई के बीच में आ जाएगी। फिर एक फिल्म है निशांची जिसे अनुराग कश्यप सर ने डायरेक्ट किया है, एंड सो ऑन। और डेट्स खाली है। So watch this space for more, as he said. बहुत कुछ बाकी है और उम्मीद करते हैं ये साल में आपका डंका जो है वो बुलंद रहेगा और आप और ऊंचाइयों तक आप पहुंचेंगे विनीत। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी हाल ही में आपकी ये सारी फिल्में हमारी फेवरेट तो ज़रूर होने वाली हैं, मगर हाल ही में कोई आपकी फेवरेट फिल्म या परफॉर्मेंस कौन सी रही है जिसका आप जिक्र करना चाहें? मैं सारी दुनिया भर की फिल्में जो आप देखता हूँ। हाँ, दूसरों मैं सारी दुनिया भर की फिल्में देखता हूँ और हर जगह के कलाकार को देखता हूँ। बहुत सारा काम हो रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर फिल्म के लिए नहीं बोलूँगा। रिसेंटली एक फिल्म, तमिल फिल्म थी महाराजा, वो आई थी, काफ़ी अच्छा ट्विस्ट था। एंड अभी बाउंड्रीज़ जो है वो मेल्ट हो रही हैं, भाषा की बाउंड्रीज़ मेल्ट हो रही हैं। और बिकॉज दुनिया भर का सिनेमा आज यूथ जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से लोग इवॉल्व हो रहे हैं। तो आई कीप वॉचिंग। तो किसी एक फिल्म के लिए नहीं बोलूँगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे मुझे अगर बोलूँ ऐसे तो मुन्ना भाई MBBS बहुत अच्छी लगती है, लगे रहो मुन्ना भाई बहुत अच्छी लगती है, 3 इडियट्स बहुत अच्छी लगती है, शोले बहुत अच्छी लगती है, और मदर इंडिया बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारी फिल्में हैं। मन नहीं कर रहा ना कि ये सेशन का अंत करूं। देखिए दर्शक कह रहे हैं आप बोलते रहिए, इनको हम सुनते रहेंगे, यही हमारा भी मन है, मगर फिलहाल वक्त की कमी है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा देता हूं कि आप आज
ITV नेटवर्क के शौर्य सम्मान पे आप आए विनीत कुमार सिंह, और बेस्ट विशेस देता हूँ आपकी आने वाली पिक्चरों के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन योर अवार्ड। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने मन से सुना, मेरा मन प्रफुल्लित है। मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे रास्ते की बाधाओं को हटा दें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आपकी आने वाली 7 फिल्में हैं, उनके लिए भी आपको शुभकामनाएं। और आपने एक बात का जिक्र किया, कुछ डेट्स खाली हैं, मैं इसके लिए भी कामना करूंगा कि डेट्स भी भर जाएं अब। टीम प्लीज माइक ऑन करिए। हेलो। डेट्स इसलिए नहीं खाली है कि काम नहीं आ रहा है, डेट्स इसलिए खाली रखा हूं क्योंकि मुझे ये पता है मैं तैयार बैठा हूं, अब मुझे वो चुनना है जो मुझे करना है। जानबूझ के डेट्स खाली रखी। विनीत जी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, 7 फिल्मों का जिक्र किया आपने, लाइन में है जी। का सुने चाहत हो, पूछा। अरे बनारस का तो मतलब आदमी में रस हो, बनारसी शब्द ऐसा न हो में बना बनाया रस है। तो बनारस का मतलब मौज अलग है। दुनिया भर घूमला, अगर बनारस ना गिला तो का घूमला मर्दे। धरती कोना कोना घूमला, हर जगह जाके मत्था टेक लाओ, काशी विश्वनाथ में जाके मत्था ना टेकला तो का टेकला मर्दे। हरा हरा महादेव। आप लोगों का दिन और पूरा साल शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद उदय जी। थैंक यू सो मच विनीत जी। तो कार्यक्रम लगातार हमारा जारी है और लगातार